हाय स्टूडेंट्स, सी फाइनल एएफएम नवंबर 24 का पेपर हो गया और पेपर काफ़ी बड़ा था। हालांकि क्वेश्चन सारे के सारे मैक्सिमम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही वो मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस में उन्होंने रिवर्स कर दिया क्वेश्चन, यानी आंसर दे दिया और क्वेश्चन के फिगर पूछ लिए, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम आई। टाइम काफ़ी लगा बच्चों को, पूरे पेपर हो नहीं पाए। अगर बच्चों ने कम पढ़ के प्रैक्टिस करी होगी तो उनका सही होगा। तो उसके एमसीक्यू का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ और डिटेल दूंगा उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जो केस सिनेरियो 1 है। केस सिनेरियो 1 में दो बॉन्ड दे रखे हैं 1 और 2। इनका हमें फेस वैल्यू दे रखा है, रिडीमेबल वैल्यू दे रखा है, कूपन रेट दे रखी है और टाइम टू मैच्योरिटी दे रखी है। और ये आपको बता रखा है कि 75% बॉन्ड 1 में, 25% बॉन्ड 2 में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्वेस्टर ने, वाईटीएम 10% एंड पीवी 10% जो करना है। और इसमें सबसे पहले हमसे कह रखा है कि व्हाट शुड बी द प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड 1। बॉन्ड 1 का प्राइस एंड ड्यूरेशन क्या है? तो बॉन्ड 1 की बात करें, किसी भी चीज़ का वैल्यू होता है, फ्यूचर में इनफ्लो मिलेगा उसका पीवी कर लो। तो यानी बॉन्ड 1 है 1000 का है, अगर मेरे पास है तो मैं इसको पर ईयर मेरे को 6% यानी 60 रुपये का डिविडेंड मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा और एंड में 1000 मिल जाएगा। तो ये मिलेगा 5 ईयर में, उसका 10% जब पीवी कर लूँगा तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद में ड्यूरेशन की बात करूँ मैं, तो ड्यूरेशन में हमारे को करना पड़ता है वेटेड टाइम। तो पहले तो मैं वैल्यू बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है वैल्यू, तो वैल्यू में ये मेरे को कैश फ्लो मिलेगा, इसका मैंने पीवी कर लिया और ये पीवी आ गया मेरा 848.98। तो इसका मतलब ये तो हो गया बॉन्ड 1 का वैल्यू। ड्यूरेशन के लिए मेरे को दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो इसको पीवी को 1 में कन्वर्ट कर लूँ, यानी वेट कैलकुलेट कर लूँ मैं, जो वैल्यू मिल रहा है उसका वेट क्या क्या है किस किस ईयर का, और उसको फिर 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि ये मेरा सीधा ड्यूरेशन निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको 1 में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, मैं जो ये पीवी आया है इसको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये करके और फिर मैं सम कर लूँगा। तो फिर मेरे को सम ऑफ द वेट यानी इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरा ड्यूरेशन आएगा 4.43 ईयर्स। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, वैल्यू है 848.98 एंड ड्यूरेशन हो गया 4.43। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ गया, पहले का ये आंसर आ गया। दूसरा हम बात करें व्हाट विल बी द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो, ये इसके बात करेंगे अपन। पहले देखते हैं व्हाट शुड बी द प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 2। बॉन्ड 2 का प्राइस एंड ड्यूरेशन क्या है? तो बॉन्ड 2 है, इसमें 10% के रेट से मेरे को 100 3 साल तक मिलेंगे, एंड में 1000 मिल जाएंगे। इसका पीवी करूं तो पीवी कर दूंगा तो बॉन्ड जो 2 का जो वैल्यू आ जाएगा, तो मैं ये बॉन्ड 2 का वैल्यू आपको बताऊं। बॉन्ड 2 जो है, बॉन्ड 2 में ये मिल रहा है, इसका मैंने पीवी किया, ये 1000 आ गया, तो ये कुल मिला के ये तो वैल्यू हो गया। और वैसे भी क्या है, जहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट और इनकम रेट बराबर होती है तो उसका वैल्यू एट पार चलता है, तो वैसे भी ये वैल्यू 1000 आता है, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ड्यूरेशन के पर्पज से कैलकुलेट तो करना ही करना था। अब इसको मैं वही 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके, 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट को सम ऑफ द वेट 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ड्यूरेशन आ जाएगी, यानी 2.74 ईयर ड्यूरेशन आ गई। तो इसका आंसर हो गया 1000 तो है वैल्यू एंड 2.74 जो है ये हो गया अपना ये हो गया हमारा ड्यूरेशन। इसके बाद में हमसे कह रहा है, ये करते हैं सेकंड, कि प्राइस सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है वोलेटिलिटी या डिवाइड ड्यूरेशन, जो हम ड्यूरेशन का 1 स्टेप पीवी कर लेते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है हमारे से पोर्टफोलियो की। अब पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन पूछ रहा है, तो पहले तो हम ये करेंगे कि हम ड्यूरेशन का वेटेड एवरेज करते हैं। और वेटेड एवरेज का मतलब है कि बॉन्ड 1 में उसका इन्वेस्टमेंट 75% है, बॉन्ड 2 में 25% है, तो वेटेड एवरेज कर लिया तो ड्यूरेशन आ गई, ड्यूरेशन का पीवी किया तो फिर हमारा वोलेटिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे ये देखो, ये मेरा दोनों का ये ड्यूरेशन दे रखा है, इसका वेटेड एवरेज कर दिया तो वेटेड एवरेज ड्यूरेशन आ गया ये, और इसका वन स्टेप पी भी कर दिया तो 3.6432 ये बॉन्ड का वोलेटिलिटी आ गया। तो 3.6432 इसका आंसर हो गया, 3.6432 यानी इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया इसका सी। अब चौथे का आ जाता है न्यू प्राइस ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा अगर हमारा ये YTM 10 से बढ़ के 10.5% हो जाता है। तो देखो इसमें जो हमारा वोलेटिलिटी आता है ये बताता है कि अगर रेट में 1% चेंज आ जाएगा तो पोर्टफोलियो वैल्यू में कितना टाइम चेंज आ जाएगा, और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में। प्राइस रेट बढ़ेगी तो वैल्यू कम हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 0.5% चेंज आ रहा है। अब 0.5% चेंज आ रहा है तो कैसे पता करूँगा मैं, ये 0.5% चेंज का मैं ये पता करूँगा कि मेरा देखो ये तो बॉन्ड तो हो गया 886.25 का मेरा जो है ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो गया जो अपने कैलकुलेट किया था। हालांकि इसमें क्वेश्चन में एरर है एक तरीके से कि 75% 25% में इन्वेस्टमेंट किया है, तो बॉन्ड का तो एक तरीके देखे जाए तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर हम मिनिमम भी लेके चलते हैं तो हमें 3:1 का रेशियो ले सकते थे, तो इसका मतलब है कि वैल्यू उस तरह से देना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने इतना दिमाग लगाया नहीं। उसने देखा कि फ्रैक्शन हो सकता होगा तो उसने ये मान लिया कि हमारा पोर्टफोलियो जो है एवरेज 886.25 है, और इसमें डिक्लाइन कितना आएगा, इसका 3.6432% को 0.5 से मल्टीप्लाई करके, यानी रेट में आधा % चेंज होता है तो हमारा वैल्यू इतना % चेंज हो जाएगा, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब 16.14 का वैल्यू कम हो गया तो हमारा वैल्यू बच गया 870.12। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 870.12। तो ये इसका आंसर आ गया आपका 870.12। तो ये तो हो गया आपका केस स्टडी 1। अब केस सिनेरियो हम 2 की बात करते हैं। तो 2 में हमें बता रखा है कि 2 कंपनियां दे रखी है X एंड Y। तो ये कह रहा है X प्रपोज टू टेक ओवर Y लिमिटेड, X लिमिटेड Y को ले रहा है, ये तो एक्वायरर है और वो एक्वायरी कंपनी है। और ये कह रहा है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी थिंक दैट शेयर होल्डर ऑलवेज लुक फॉर द अर्निंग पर शेयर, EPS देखते हैं और द EPS के लिए हिसाब से वो वर्किंग करने हैं। तो नेट प्रॉफिट बता रखा है, दोनों कंपनियों का प्राइस अर्निंग बता रखा है, करंट मार्केट प्राइस बता रखा है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन चाहिए अपने को। तो पहला कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, दूसरा कह रहा है कि एक्सचेंज रेशियो क्या होगा। तो देखो एक्सचेंज रेशियो ये EPS के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि EPS के बेस पे द कंपनी कुड कीप EPS एट करंट लेवल। तो ध्यान रखना, अगर EPS के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो चाहिए हमारे को, तो इसका मतलब है कि EPS के बेसिस पे कर देंगे EPS ऑफ टारगेट डिवाइड बाई EPS ऑफ एक्वायरर। तो दोनों कंपनियों का हमें EPS पता करना पड़ेगा। तो दोनों कंपनियों का अपन EPS पता करते हैं यहाँ पे। तो उसमें आप देखो ये दोनों का प्रॉफिट दे रखा है, ये प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, MPS दे रखा है। तो पहले तो मैं MPS पता करूँ, तो MPS कैसे पता करेंगे, ये हम EPS पता करते हैं, EPS पता करते हैं। तो EPS पता करेंगे अपन कि ये 42 जो दे रखा है MPS, इसको प्राइस अर्निंग से डिवाइड कर दो तो ये हमारा EPS आ जाएगा 4 एंड 8.5। फिर हम करेंगे EPS ऑफ टारगेट डिवाइड बाई EPS ऑफ एक्वायरर, यानी 8.5 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 2.125, यानी हमारा एक्सचेंज रेशियो हो गया 1:2.125। एक के बदले में इतने शेयर अपन देंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा, इसका आंसर आ गया, ये आ गया। इसके बाद में हमसे एक तो पूछ रहा है कि साहब इसके नंबर ऑफ शेयर कितने देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए अपने पता करेंगे कि पहले हमारे कितने शेयर हैं, एक शेयर के बदले में अपन 2.125 देंगे तो टोटल कितना देंगे। अब देखो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कैसे करेंगे। नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे को पहले देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस दे रखा है 85 रुपीज़, अर्निंग दे रखी है और इसका प्राइस अर्निंग दे रखा है। तो पहले अर्निंग पर शेयर को प्राइस अर्निंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157.50 टोटल वैल्यू आ गया, टोटल मार्केट वैल्यू आ गया। टोटल मार्केट वैल्यू को एक शेयर के मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 1.8529 लाख, और एक शेयर के बदले में 2.125 देंगे तो 1.8529 के बदले में कितना देंगे, तो ये आ जाएगा
3.9375 लाख, तो इसका आंसर होगा 3.9375, तो ये आंसर हो जाएगा 3.9375। 3.9375 इसका आंसर हो गया, इसका आंसर आ गया। अब दूसरा कह रहा है कि साहब अगर ये हम 15% से लोन लेकर केस में पेमेंट कर दें नंबर ऑफ शेयर देने के बजाय, तो बताओ कितने का हम ऑफर कर दें। तो इसका मतलब है जिससे कि हमारा ईपीएस मेंटेन रहे। तो ईपीएस मेंटेन कब रहेगा कि आपको 15.75 लाख का पोस्ट टैक्स प्रॉफिट हो रहा है। अगर इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स आपका 15.75 लगता है तो इसका मतलब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा और आपका ईपीएस पहले का पहले रह जाएगा, क्योंकि न अर्निंग में चेंज आना न आपको नंबर ऑफ शेयर में चेंज आना। तो उससे जितनी अर्निंग बढ़ेगी उतने का इंटरेस्ट बढ़ जाए पोस्ट टैक्स बेसिस पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन कि सबसे पहले तो देखो हम जो पे कर रहे हैं वो हमारा 15.75 लाख का अर्निंग बढ़ जाएगी। अब मेरा पोस्ट टैक्स बेसिस पे 15.75 का इंटरेस्ट बनना चाहिए, तो प्री टैक्स बेसिस पे इंटरेस्ट कितना ले सकता हूँ मैं, तो उसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दिया मैंने। तो 22.5 लाख का अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट करता हूँ तो टैक्स रिबेट मिलने के बाद मेरा 15.75 का इफेक्टिव इंटरेस्ट लगेगा, इतना ही मेरी इनकम आएगी, तो नील प्रॉफिट हो जाएगा, न मेरी इनकम में चेंज आना न मेरे नंबर ऑफ शेयर में चेंज आना। अब ये 22.5 लाख का इंटरेस्ट कितना लोन पे लगता है, क्योंकि 15% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो हम इसे डिवाइड कर दिया था 150 लाख का लोन ले लिया। अगर 150 लाख का लोन ले लेता हूँ तो उस पर इंटरेस्ट मेरा लगेगा 22.50 और उसको पोस्टस करूँगा तो 15.75 आ जाएगा। इसका मतलब है कि फिर मेरे को अर्निंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर और अर्निंग किसी में चेंज नहीं आएगा। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 150, यानी इसका आंसर आ गया आपका सी। सेवन के बाद में हमें केस सिनेरियो 3 दे रखा है। 3 में हमें ये दे रखा है कि जेल लिमिटेड ने 5 रुपये का डिविडेंड पे किया है, जो 25% के रेट से 6 साल तक बढ़ेगा, फिर 10% के रेट से बढ़ता रहेगा। और जो रिटर्न है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वो 13% दे रखा है, और मार्केट रिटर्न 20% दे रखा है, और जो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है ये 0.3733 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का जो दे रखा है वो तो 12% दे रखा है, और जेड का जो दे रखा है वो दे रखा है 18%। अब ये कह रहा है पहला कि साहब ये बताओ कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें CPM की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम CPM लगाएंगे RF प्लस बीटा RM माइनस RF। उसके लिए बीटा चाहिए, बीटा दे नहीं रखा लेकिन बीटा कैलकुलेट करने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बीटा का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी यानी 18% इंटू कोरिलेशन 0.3733 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 12%। तो उससे करते हैं तो हमारा ये बीटा आ जाएगा, यानी ये 18 डिवाइड बाई 12 किया तो 0.56 बीटा आ गया। 0.56 बीटा को CPM में लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि 16.92% के ही आ जाएगा। तो कुल मिला के ये पहले बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद में अपन जो है ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये 16.92 आ गया। दूसरा है व्हाट इज द वैल्यू इन परपेचुइटी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 6। ये स्टार्ट ऑफ ईयर 6 कह रखा है, ये गलती कर दी, इसने एंड ऑफ द ईयर 6 बोलना चाहिए था। तो देखो ये परपेचुइटी का मतलब है कि वैसे एंड ऑफ द 6 पता करूंगा मैं तो 7th ईयर से जो मिलेगा उसका पीवी करेंगे, 7th ईयर के डिविडेंड को कैपिटलाइज कर देंगे तो वैल्यू 6th ईयर के एंड का आएगा। हालांकि इसके साथ जो 6th ईयर में आएगा तो उसको 1 साल का पीवी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई आंसर इसने दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे अपन ये पता करें तो ये देखो ये P6 आएगा कि 7th ईयर का डिविडेंड, तो ये 6ठे साल का डिविडेंड आया है, इसमें 10% ऐड करेंगे तो 7th ईयर का डिविडेंड आ गया, क्योंकि आगे से ग्रोथ रेट 10% है। 7th ईयर के डिविडेंड को मैं कैपिटलाइज करूंगा तो 303.14 जो वैल्यू आएगा ये 6th ईयर के एंड का आएगा।
हालांकि जो आंसर पूछा वो 6 ईयर के बिगिनिंग का पूछा हुआ है, तो 6 ईयर का बिगिनिंग के लिए मैं 3.14 को 1 साल का पीवी करूंगा केवल, तो वो आ जाएगा। लेकिन 1 साल का पीवी करने के बाद जो वैल्यू आता है ऐसा आंसर दे ही नहीं रखा, तो इसमें यानी उसका थोड़ा सा कोई लिखने में ये गलती हो गई, तो इसके हिसाब से इसका आंसर 303.14 ही आएगा। यानी इसका आंसर ये एंड के हिसाब वाला आंसर ही देना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे इसमें बोनस मार्किंग कर दे क्योंकि इसमें कोई आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एंड का मानते हैं तो ये आंसर इसका आएगा। इसके अलावा है कि ये मार्केट जो प्राइस है ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। अगर मार्केट प्राइस इसका 315 होता है तो देखो इसके लिए हमें इसका वैल्यू पता करना पड़ेगा, तो ये अपन लास्ट में करेंगे, यानी इस सिनेरियो को लास्ट में करेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर, चौथे साल के एंड में प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखो चौथे साल के एंड में प्रेजेंट वैल्यू अपन ये बात करें तो चौथे साल के एंड में ये प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 6.5321, तो 6.5321 इसका आंसर आएगा। तो 6.53 यानी ये आंसर इसका हो गया 11th का, आपका आंसर हो गया सी। और व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि आपको 1 से 6 तक का डिविडेंड मिलेगा उसका पीवी कर लो। इसके अलावा जो आपको 7th ऑनवर्ड मिलेगा उसका पीवी छठे साल में कर लो, छठे साल को 0 टाइम में लिया हो, तो ये दोनों का टोटल कर दिया अपन ने, 6 साल का हो गया, ये परपेचुइटी का वैल्यू हो गया, तो 156.69 जो है ये वैल्यू आ गया, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया 156.69, तो ये वैल्यू हो गया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ जेड शेयर। अब इसके बाद में कहता है कि साहब ये वैल्यू अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, तो सिंपल जी बात करें कि यहाँ मेरा वैल्यू होना चाहिए था 156.69, एक्चुअल में चल रहा है 315, ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब है कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है। तो ये आपका ये हो गए 12 क्वेश्चन, तो ये हो गए। अब लास्ट की बात करें अपन, तो लास्ट में आपको दे रखा है डेरिवेटिव का दे रखा है। अब पहला देखो मेरे को कह रहा है कि ये आपका 3 सिचुएशन है, तीनों में क्या एक्शन लिया, एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है, इसका मतलब इस रेट से हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये प्रीमियम हमने दिया है, और ये स्पोर्ट प्राइस जो दे रखा है ये, यानी ये प्राइस दे रखा है जिस समय मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। अब ये कर रहा है सिचुएशन 2, यानी सिचुएशन 2 की बात करें, इसकी बात कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स पोजीशन, इन्वेस्टर ने क्या लिया था, कॉल लिया था, पुट लिया था, और उसको वास्तव में प्रॉफिट लॉस कितने रुपए का हुआ। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 200 का है, यानी इसने कह रखा है 200 में आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, और प्राइस हो गया 175, और फिर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस कम हो गया और फिर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो मैंने क्या लिया होगा, पुट लिया होगा, क्योंकि पुट में मेरे पास चॉइस होती है कि चाहिए तो मैं सेल कर दूं, मार्केट में सेल करता 175 मिलता है, यहाँ सेल करूंगा 200 मिलेगा, तो इसका मतलब मैंने ऐसा काम किया, एक्सरसाइज किया है, तो मैंने पुट ऑप्शन ही लिया होगा। तो एक तो हो गया पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन लेने में फायदा कितने का हो गया, मेरे को फायदा हो गया है कि इसको सेल कराया 200 में, जबकि मार्केट में बेचा 175 में, 25 का फायदा हो गया। यानी एक तरीके से 200 माइनस 175 यानी 25 का फायदा हो गया अगर पुट ऑप्शन लिया हो तो, और उसके लिए 15 रुपये का मैंने प्रीमियम दिया था, तो कुल मिला के नेट बेनिफिट तो मेरे को 10 रुपये का ही हुआ है। तो आंसर हो गया पुट ऑप्शन एंड 10 रुपये का बेनिफिट, पुट ऑप्शन प्लस 10 रुपये का बेनिफिट। आगे कह रहा है सिचुएशन 1 में, सिचुएशन 1 में क्या होगा, तो सिचुएशन 1 की बात करूं मैं, तो सिचुएशन 1 में देखो एक्सरसाइज हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस 140 है और स्पोर्ट प्राइस 160 है, यानी मार्केट में 160 में बाय सेल कर सकते हैं। फिर ये मैंने 140 में बाय किया, तो 140 में मैंने लिया होगा, तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट प्राइस 160 का हो गया और मैंने 140 में बाय किया, इसका मतलब मैंने कॉल लिया होगा, क्योंकि कॉल में कम में बाय करना चाहते हैं, तो मैंने कॉल ऑप्शन लिया होगा। और कॉल ऑप्शन लेने पे मेरे को कितने का फायदा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में खरीद सकता हूँ 160 में, यहाँ बाय करूँगा 140 में, तो कुल मेरे को 20 का फायदा होगा, यानी 160 माइनस 140 यानी 20 का बेनिफिट होगा। और 20 के बेनिफिट के लिए मैंने 20 का ही प्रीमियम दे दिया,
तो इसका मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये आंसर हो जाएगा कॉल ऑप्शन और जो है प्रॉफिट लॉस जीरो। तीसरा है, लास्ट है, थर्ड सिचुएशन में हमने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ ऑप्शन लैप्स हो गया। ऑप्शन लैप्स का मतलब है कि हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया ही नहीं। अब ये पोजीशन कब होगी जब हमने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। ये पोजीशन होगी कि मार्केट प्राइस 4 यूनिट का हो गया और 300 का ये चल रहा है। इसका मतलब है कि पुट ऑप्शन होता तो फिर फटाफट जो है यानी हमने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो नहीं किया मतलब नहीं खरीदना मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अभी बेनिफिशियल कब नहीं होगा, मार्केट में प्राइस 400 का हो गया और ये 300 का प्राइस चल रहा है। तो अगर मैंने पुट लिया होगा तो पुट में मार्केट में सेल कर दूंगा 4 यूनिट में, यहाँ सेल करता 300 में। इसका मतलब मैंने इसको ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। तो मैंने कौन सा ऑप्शन लिया होगा, मैंने लिया होगा पुट ऑप्शन। और पुट ऑप्शन लग गया और मैंने कोई एक्सरसाइज किया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो पुट का प्रीमियम 25 लगा हुआ था ये पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा पुट ऑप्शन एंड लॉस 25। वैसे हालांकि लॉस 25 का एक ही ऑप्शन दे रखा है, अगर कॉल पुट का पता नहीं हो तो भी ये 25 आंसर तो आपको पता ही है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। तो ये आपके MCQ 15 है, जो 30 मार्क्स की चेकिंग आप इससे कर सकते हो। और हालांकि एक चीज़ और बता दूं, मैं पेपर इतना टफ था कि ये मैक्सिमम बच्चे इसमें अटकेंगे और ICA को बोनस मार्किंग करनी पड़ेगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रह के मेहनत करो, अगले पेपर पे इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। थैंक यू।